हेलो जी, क्या हाल है बच्चे। CS अमित वोरा दिस साइड जी। बच्चे, हम सब लोगों को पता है कि जो हमारा ICSI है वो हर 6 महीने में हमारा जो मॉड्यूल होता है उसमें कुछ ना कुछ चीजें ऐड करता है। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अमेंडमेंट्स जो कि लॉ मेकर लाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट सम मिनिमल चेंजेस जो ICSI करता है। कभी कुछ नए केस लॉज ऐड कर देता है, कभी कुछ पुराने वाले केस लॉज हटा देता है। तो अभी इस अटेम्प्ट की अगर हम बात करें बच्चे, आने वाले पेपर की, तो हमारे मॉड्यूल में नए 7 केस लॉज जो हैं वो ICSI ने इंसर्ट किए हैं। तो हम अभी इस छोटी सी वीडियो में वो जो 7 इंपॉर्टेंट केस लॉज जो नए ऐड हुए हैं बेटा वो करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए प्लीज, यहां पर क्या बोलता है। देखिए, सबसे पहला केस अगर हम बात करते हैं तो ये क्या दिया गया है। सबसे पहला केस दिया गया है एल्डेको का। देखिए बच्चे, सबसे पहला केस क्या आ रहा है, एल्डेको हाउसिंग। एल्डेको हाउसिंग एक नोएडा का बहुत अच्छा ब्रांड है, इनका वर्सेस अशोक विद्यार्थी एंड अदर्स। इस केस के अंदर क्या बोला जा रहा है, देखिए कह रहा है द कोर्ट कैन नॉट कंसीडर एनी एविडेंस। द कोर्ट ऑल्सो रूल दैट इश्यूज ऑफ मेरिट बिटवीन द पार्टीज आर नॉट विद इन द कोर्ट्स परव्यू एट दिस स्टेज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जनाब कि दो पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज के बीच में झगड़ा हुआ। सुनिएगा बेटा, दो पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज के बीच में झगड़ा हुआ। झगड़ा कहां गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया। ठीक है सर, ये बात समझ आई। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपील फाइल करी आपने हाई कोर्ट में। जब आपने हाई कोर्ट में अपील फाइल करी तो वो आपने करी ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ या ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। जब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे आपने अपील फाइल करी तो ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का मतलब है कि जनाब हमारा जो केस है ना वो मेरिट्स ऑफ बेसिस पे, मेरिट्स ऑफ केस के बेसिस पे डिसाइड नहीं हुआ। मतलब जो लोअर कोर्ट था उसने क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के बेसिस पे चीजें सही नहीं करी हैं। यानी कि हमारा जो केस था उसके गवाहों को बुला के सुना, मेरे गवाहों को सुना ही नहीं। उसका एफिडेविट एक्सेप्ट किया, मेरा एफिडेविट रिजेक्ट कर दिया। तो कहता है सर इस केस के अंदर क्या हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। देखो बेसिक रूल क्या होता है, बेसिक रूल होता है आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में जाते हो और हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हो। ठीक है जी। अब कहते हैं जब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाना होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं मानता कि हाई कोर्ट कभी फैक्चुअल गलती कर सकता है। तो याद रखिएगा बच्चे, अगर मामला हाई कोर्ट में जा रहा है तो वो ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ भी हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी हो सकता है। लेकिन अगर मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट कभी भी ये नहीं मानेगा कि बॉस मेरिट ऑफ द केस में कोई गलती हो सकती है या हाई कोर्ट कोई फैक्चुअल मिस्टेक कर सकता है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट आई है। देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इस स्टेज पे आके मैं ये मान ही नहीं सकता कि मेरिट्स की वजह से हाई कोर्ट ने गलती करी है। तो अगर आप मेरे पास आ रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ आओ। आप मेरे पास अगर ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट आओगे और आप ये कहोगे कि हाई कोर्ट ने मेरिट्स ऑफ द केस ढंग से नहीं देखे तो सॉरी, मैं आपकी इस बात को एंटरटेन नहीं करूंगा और मैं इस ग्राउंड पे आपको अपील नहीं करने दूंगा। बात समझ आई बेटा सबको? जल्दी से बताएंगे जी। पहला केस समझ आ गया, जब भी हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जा सकते हैं, हम ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नहीं जा सकते। एंड सर लोअर कोर्ट ने मेरिट ऑफ द केस पे जजमेंट नहीं दी, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है एंड सुप्रीम कोर्ट कभी भी इस चीज पे अपील एंटरटेन नहीं करेगा। यस सर, ये वाली बात समझ आई। एक चीज कंफर्म है बेटा कि ये नए केस लॉज है तो समझ उसी को आएंगे जिसने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है। अब देखिएगा आगे ध्यान से। अच्छा, आपको यह पता होना चाहिए कि एक वर्ड आता है इंपग्न्ड ऑर्डर। ये जो इंपग्न्ड ऑर्डर होता है इसका क्या मतलब होता है, सुनिए। इंपग्न्ड ऑर्डर का मतलब होता है वो ऑर्डर जिससे एक पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है और वो अपील फाइल कर रही है। तो अगर कोर्ट का ऑर्डर आया और उस ऑर्डर से दोनों पार्टी अग्री करती हैं तो वो ऑर्डर है, लेकिन अगर एक पार्टी उसके अगेंस्ट अपील फाइल करती है, कहती मैं तो नहीं अग्री करती, तो वो इंपग्न्ड ऑर्डर है। अब अगर हम इंपग्न्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो ऑर्डर जिसके अगेंस्ट पार्टी ने अपील फाइल कर दी है। अब इधर सुनेगा ध्यान से, नेक्स्ट केस लॉ क्या बोल रहा है। नेक्स्ट केस लॉ आया है विजय प्रकाश झरत वर्सेस तेज प्रकाश झरत। ऐसा लग रहा है कि दोनों के दोनों सेम परिवार से हैं। कह रहा है सर इट वॉज रूल्ड दैट कॉज ऑफ एक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच काउंटर क्लेम वॉज फाइल्ड।
यानी कि काउंटर क्लेम। मैंने 10 लाख का केस किया था आप पे, उल्टा आपने 12 लाख दे रखे हैं, तो 2 लाख तो आप ही के लेने बनते हैं, राइट। शुड अक्रू बिफोर द डिफेंडेंट हैज डिलीवर्ड हिज डिफेंस, नेमली बिफोर द डिफेंडेंट हैज फाइल्ड अ रिटन स्टेटमेंट। क्या आप सब लोगों को यह बात पता है कि जब हम केस फाइल करते हैं, जब मैं कोर्ट में केस फाइल करता हूं, तो मैं क्या फाइल करता हूं? प्लेंट। सामने वाला क्या जवाब, मेरे प्लेंट का जवाब सामने वाला देता है, किस में देता है? WES के अंदर देता है। हाँ सर, रिटन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में देता है। अब सुनो, मैंने कहा मैंने सामने वाले से 10 लाख रुपए लेने हैं, सामने वाले ने अपना WES फाइल कर दिया, उसके बाद उसके बेसिस पे केस चलता है। बाद में सामने वाला कहता है जी मैंने तो अमित को 12 लाख दिए, 2 लाख मैंने लेने हैं, तो मेरा उल्टा काउंटर क्लेम निकलता है 2 लाख। कोर्ट कहता है अब मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। अगर तेरा काउंटर क्लेम निकलता था तो तेरे को WES में यह बात बोलनी चाहिए थी। अगर डिफेंडेंट ने जिस पे केस हुआ है, अगर उसका काउंटर क्लेम निकलता है और वो काउंटर क्लेम को WES के अंदर नहीं बता रहा, तो उसके बाद की स्टेज पे वो क्लेम नहीं कर पाएगा। इसका मतलब यहां अब जो मैटर चलेगा वो मेरे ही 10 लाख का चलेगा। आपने जो 10 की जगह 12 लाख दिए, अब उसका कोई डिस्कशन नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ मुद्दा क्या चलेगा कि मैंने आपसे 10 लाख रुपए लेने हैं या नहीं लेने हैं, आपकी देनदारी बनती है या नहीं। तो अगर मैंने आपसे पैसे लेने हैं और आपने मुझे ज्यादा ही दे रखे हैं, तो उल्टा मेरा नहीं आपका लेना निकलता है, तो ये काउंटर क्लेम होता है। और इस काउंटर क्लेम के लिए आपको WES में बताना पड़ता है। अगर आपने WES में नहीं बताया तो लेटर स्टेज पे काउंटर क्लेम का जो क्लेम है, कोर्ट उसे एंटरटेन नहीं करेगा। राइट बच्चे? हाँ सर, तो ये वाली बात भी हम सब लोगों को समझ आ गई, ये वाली बात भी हम सब लोगों को समझ आ गई। अब देखिएगा आगे क्या कह रहा है नेक्स्ट केस लॉ। नेक्स्ट केस लॉ कह रहा है रविंद्र स्वामी वर्सेस उत्तरादी। It was held that appeal under section 100 of CPC is required to be admitted only on substantial questions of law. It cannot be, ये तो है ही है कि यार जो भी अपील है वो substantial question of law के बेसिस पे जाएगी। कहता है सर it is pre-emptory in character and makes the principle absolutely cardinal। इसका मतलब क्या है? यही कह रहा है it is fundamental imperative। घूम फिर के देखो, इधर कहानी वही आ रही है। देखो एक चीज समझना ध्यान से, प्लीज सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सुनिएगा। कहता है सर सबसे पहले एक बात बताओ, कहता है सर सबसे पहले एक बात बताइए आप, सर सुप्रीम कोर्ट में जो अपील जाती है वो सिर्फ और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ जाती है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे नहीं जाती। ये बात क्लियर है? हाँ जी सर। हाई कोर्ट में जो अपील जाती है कुछ मैटर्स में सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ जाती है, कुछ मैटर्स में ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ भी जाती है, ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी जाती है। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूं? दोबारा सुन लो, जब आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाते हो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। लेकिन जब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में जाते हो तो मैटर देखा जाता है। अगर मैटर सिर्फ वो है जिसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ अलाउड है तो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे अपील जाएगी। अगर मैटर ऐसा है जिसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट दोनों अलाउड है तो दोनों पे जा सकते हो। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चल रहा है और आप हार गए हो और आप हाई कोर्ट में अपील फाइल करना चाहते हो, तो क्वेश्चन ऑफ लॉ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट दोनों पे जा सकते हो। लेकिन अगर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कमर्शियल वाली कोर्ट में केस चल रहा है और आप अपील फाइल करना चाहते हो, तो सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ पे होती है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो क्वेश्चन ऑफ लॉ ही है, हाई कोर्ट में जाना है तो कुछ मुद्दों पे क्वेश्चन ऑफ लॉ पे अपील फाइल होती है, कुछ मुद्दों पे क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट दोनों पे होती है। अब कहता है ये एक फंडामेंटल प्री एम्प्ट्री प्रोविजन है कि जहां क्वेश्चन ऑफ लॉ है वहां सिर्फ आप क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेसिस पे ही जा सकते हो। जहां सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है वहां आप सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए जा सकते हो, और जहां पर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ दोनों है वहां पर आप दोनों में से किसी भी ग्राउंड पे जा सकते हो। तो कहता है ये जो लॉ में लिखा हुआ है ना कि आप ये वाली अपील ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कर सकते हो, ये वाली अपील ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ कर सकते हो, ये वाली अपील ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कर सकते हो, ये कार्डिनल एंड एब्सोल्यूट प्रोविजन है। इस पे किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज अपैलेट कोर्ट नहीं करेगी। बात समझ आई बेटा? क्लियर है जी? किसी भी प्रकार का कोई भी कॉम्प्रोमाइज अपैलेट कोर्ट नहीं करेगी। दिस प्रिंसिपल इज एब्सोल्युटली कार्डिनल, एब्सोल्युटली नॉट नेगोशिएबल, फंडामेंटल इंपेरेटिव, पेरेम्प्ट्री इन कैरेक्टर, यानी कि जो लिखा है
जिस मैटर में जिस पर्पस के लिए अपील अलाउड है वही चलेगा, कोर्ट और कुछ नहीं करेगा। और एक चीज और, सुप्रीम कोर्ट में जब आप अपील फाइल करते हो तो वो सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन ऑफ लॉ पहली बात तो ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ये भी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। और क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है या सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा। यस सर। तो ये तीनों के तीनों केस लॉज हमने कवर कर लिए, हमको समझ आ गए। अब देखिएगा बेटा इधर ध्यान से प्लीज ऑल ऑफ यू, अब देखिएगा। अब इसके बाद और भी कुछ केस लॉस थे, ये देखिए इसके बाद और भी कुछ केस लॉस थे। अब ये केस लॉस कौन से हैं, देखिए इधर देखिए, ये आ रहा है डैमलर फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस विकास कुमार। डैमलर फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस विकास कुमार। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, इधर देखिएगा। कहता है सर आपका जो मामला है, आपका जो केस है वो हो रहा है एनबीएफसी वर्सेस बोरोवर। एक बोरोवर है जिसने एनबीएफसी से कोई होम लोन लिया होगा, आप बजाज फिनसर्व से कोई चीजें उधार पे लेके आ जाते हो, ठीक है। तो आप एक बोरोवर हो और आपने डिफॉल्ट किया। तो जब आपने डिफॉल्ट किया तो मामला आर्बिट्रेटर के पास चला गया और आर्बिट्रेटर ने आर्बिट्रल अवार्ड दे दिया। अब आप उस आर्बिट्रल अवार्ड से सेटिस्फाइड नहीं हुए और आप चले गए कमर्शियल कोर्ट के अंदर अपील फाइल करने, कमर्शियल कोर्ट के अंदर। और जो कमर्शियल कोर्ट है उसने अपील को डिसमिस कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है? आंसर इज यस, क्योंकि अगर आपका मामला आर्बिट्रेटर के पास गया था तो इसका मतलब है कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 लगा था और आर्बिट्रेटर के अगेंस्ट आप हाई कोर्ट में जाते हो, ना कि कमर्शियल कोर्ट में। तो इसका मतलब आर्बिट्रेटर के अगेंस्ट अगर आप जा रहे हो तो मामला हाई कोर्ट में जाएगा, कमर्शियल कोर्ट में नहीं जाएगा। देखो जी यही वाली बात यहां पर लिखी हुई है, देखिए The commercial court dismissed the petition on the grounds of having no pecuniary jurisdiction. Yes sir. अच्छा इधर देखिएगा ध्यान से, इधर सुनिए, मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, सुनिएगा सुनिए। ये जो बोरोवर है, बोरोवर ने एनबीएफसी के 2 लाख रुपए देने थे। आर्बिट्रेटर के पास गया मामला, आर्बिट्रेटर ने अवार्ड दिया, बोरोवर कहता मैं तो नहीं दूंगा। बोरोवर ने कहा मैं कमर्शियल कोर्ट में जाऊंगा। कमर्शियल कोर्ट कैसे एंटरटेन करेगा? क्योंकि कमर्शियल कोर्ट जो होता है उसकी तो मिनिमम पेक्यूनरी लिमिट ही 3 लाख होती है। बोलो जी हाँ या ना? उसकी तो मिनिमम पेक्यूनरी लिमिट ही कितनी होती है? 3 लाख रुपए होती है, मोर देन इक्वल टू 3 लाख। इससे छोटा केस होगा तो कमर्शियल कोर्ट डिक्लाइन करेगा ही करेगा। यस सर, ये बात हम सब लोगों को समझ आ गई। डन 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 डन। तो ये चारों केसेस हमें समझ आ गए। इसके अलावा और भी केस है हमारा। हाँ सर और भी केस है। कौन सा केस है? ये देखो इधर, ये वाला केस एक और है। इधर देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा है बेटा, ये देखिए। तेलंगाना स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस AA एवोकेशंस प्राइवेट लिमिटेड। देखो क्या कह रहा है, बस यहां देखिए, स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ कमर्शियल सूट इज 1 करोड़ एंड अबव। पहली बात तो कमर्शियल कोर्ट जो होता है उसमें केस मिनिमम 3 लाख का होना चाहिए। हाँ जी, अगर 3 लाख या उससे ज्यादा का है तो आप कमर्शियल कोर्ट में जा सकते हो। तो ये तो 1 करोड़ वाला है, ठीक है जी। तो कहता है ये केस चला गया कमर्शियल कोर्ट में, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां देखिए क्या कह रहा है कि एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस था, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस था और वो भी कमर्शियल पर्पस के लिए थी प्रॉपर्टी, कोई भाइयों का पार्टीशन वाला झगड़ा नहीं था। इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस था और कमर्शियल पर्पस का था और वैल्यू भी 1 करोड़ से ज्यादा थी। तो मामला कमर्शियल कोर्ट में चला गया तेलंगाना में, ठीक है जी। कहता है कौन सी कमर्शियल कोर्ट में गया? अब सुनो ध्यान से, कौन सी कमर्शियल कोर्ट में गया? कहता है सर देखो इन दोनों का कमर्शियल डिस्प्यूट है, ये कमर्शियल पर्पस है। इन दोनों का जो झगड़ा जाएगा वो तो कमर्शियल कोर्ट में जाएगा, ये तो कंफर्म हो गया। वैल्यू भी 1 करोड़ की है और मामला भी कमर्शियल पर्पस का है, तो ये जाएगा तो कमर्शियल, ये है तो कमर्शियल डिस्प्यूट ही। लेकिन अब ये कमर्शियल कोर्ट में किसकी कमर्शियल कोर्ट में जाएगा? क्या ये कमर्शियल कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा या ये कमर्शियल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएगा? ये सवाल आ जाता है। ये कमर्शियल कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा या कमर्शियल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में? पहले बताओ, क्वेश्चन समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्वेश्चन समझ आ रहा है? जल्दी से बताइए कि सर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उसका कमर्शियल पर्पस के लिए केस चल रहा, कमर्शियल पर्पस के लिए दोनों पार्टीज आई थी, रेंट के लिए, लीज के लिए। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 1 करोड़ से ज्यादा है।
अब क्योंकि वैल्यू भी, पेक्यूनरी वैल्यू भी 3 लाख से ज्यादा है, 3 लाख से ज्यादा है, तो ये कमर्शियल केस है भी कमर्शियल पर्पस का और वैल्यू भी ज्यादा है, तो देयरफॉर ये कमर्शियल कोर्ट में जाएगा। लेकिन कौन सा कमर्शियल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला या आर्बिट्रेशन वाला, डिपेंड करता है उन दोनों पार्टीज ने जब अग्रीमेंट किया था ओरिजिनली, तो उसमें डिस्प्यूट सेटलमेंट क्लॉज डाला होगा, यानी कि आर्बिट्रल क्लॉज डाला होगा। वो डिस्प्यूट सेटलमेंट क्लॉज में उन्होंने क्या लिखा था? अगर उन्होंने लिखा था झगड़ा होगा और हम आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, तो ये आर्बिट्रेशन के कमर्शियल डिस्प्यूट में जाएगा, कमर्शियल कोर्ट में जाएगा, और अगर कमर्शियल डिवीजन में जाएगा। और अगर उन्होंने लिखा था हम कोर्ट में जाएंगे, हम 30,000 कोर्ट में जाएंगे, हम बैंगलोर की हाई कोर्ट में जाएंगे, कर्नाटका हाई कोर्ट में, तो फिर वो कोर्ट की कमर्शियल कोर्ट में जाएगा। बात समझ आ रही है बेटा? जब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस है और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कमर्शियल पर्पस के लिए है और उसकी वैल्यू 3 लाख रुपए से ज्यादा है, जैसे इस केस में 1 करोड़ है, तो फिर उस केस के अंदर ये कमर्शियल डिस्प्यूट ही है। लेकिन ये कमर्शियल डिस्प्यूट कोर्ट वाले में जाएगा या आर्बिट्रेटर वाले में, डिपेंड करता है दोनों पार्टीज के बीच में अग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है। यस सर। इसके बाद यहां पर ये एक केस और आता है, टी अरिवंद्रम वर्सेस टीवी सत्यपाल। ये जो केस है बेटा, इसको ध्यान से सुनिएगा। इस केस के अंदर क्या कहानी है? ये जो केस है ना, इसका ऊपर वाला पैराग्राफ सही है, नीचे वाले पैराग्राफ की लैंग्वेज बेकार है, इसलिए मैंने क्या किया है, खुद लिखवा रखा है। देखो, इसलिए मैंने खुद लिखवाया हुआ है। तो ये पूरी कहानी क्या है समझना ध्यान से। देखिए इधर कहता है, सर फर्स्ट पार्टी है, फर्स्ट पार्टी ने कोर्ट में केस फाइल किया हुआ है और वो भी जाली केस फाइल किया हुआ है, विक्सेशियस क्लेम किया हुआ है। ठीक है जी। कोर्ट ने फर्स्ट पार्टी गई और जाली केस फाइल करती है। ठीक है। अब सेकंड पार्टी को कोर्ट बुलाता है। अब आप एक बार बताओ, जो पार्टी, दो पार्टीज जब कोर्ट में केस करती हैं, दो पार्टीज का जब केस चल रहा होता है, ये तो कंफर्म है ना कि दोनों पार्टीज हाथ रख के बोलती हैं, हम गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं, जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। जज को भी पता होता है कि दोनों में से एक तो झूठ बोल रहा है, क्योंकि एक केस हारेगा एक केस जीतेगा, कसम दोनों खाते हैं। खैर एनी हाउ, अब इधर देखिए, तो फर्स्ट पार्टी ने विक्सेशियस क्लेम किया, यानी कि झूठा क्लेम किया। जब झूठा क्लेम किया है तो ये पार्टी चाहेगी कि केस लिंगर ऑन हो। तो कहता है एक जज की ड्यूटी बनती है कि केस में अननेसेसरीली डिलेज ना हो। जज की ड्यूटी बनती है कि जब भी कोई सिविल मैटर चल रहा है तो एक पार्टी सही है, दूसरी पार्टी गलत है, और जो गलत पार्टी है ना वो अननेसेसरीली डिलेज करने की कोशिश करती है, तो वहां जज की ड्यूटी है कि डिलेज ना हो। वहां जज की ड्यूटी है कि डिलेज ना हो। ठीक है सर, ये वाली बात हमको समझ आती है। राइट जी, यस सर। अब देखिए इसमें बोल क्या रहा है, लेकिन इसमें बोल क्या रहा है, कह रहा है कोर्ट शुड बी, इधर देखिए, कोर्ट शुड बी विजिलेंट इनफ, कोर्ट शुड बी विजिलेंट इनफ, यानी कि इतनी एक्टिव होनी चाहिए टू फिक्स ऑनरस रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑनरस रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि कोर्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकती है। ऑनरस मतलब टू प्रूव, आप प्रूव करोगे चीजों को, आपने क्लेम किया, आप प्रूव कीजिए कि आपका क्लेम सही है। एंड एंश्योर प्रॉपर टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सम्मन। कोर्ट कोशिश करेगा सम्मन टाइम पे चला जाए, क्योंकि जब सम्मन टाइम पे नहीं जाएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, जब सम्मन टाइम पे नहीं जाएगा सामने वाला आएगा ही नहीं, सामने वाले मेरे पास तो सम्मन ही नहीं आया जी, मेरे को तो सम्मन ही नहीं मिला जी। तो कहता कोर्ट की ड्यूटी है कि वो देखे कि सम्मन टाइम पे आया है। एंड नॉट अलाउिंग एनी ऑफ द पार्टी टू अब्यूज द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट फॉर अननेसेसरी डिले। सिंपल है जी, बहुत बढ़िया जजमेंट है कि जब भी दो पार्टीज कोर्ट में केस में आती हैं, एक पार्टी सही होती है, दूसरी पार्टी गलत होती है, तो जो गलत पार्टी है उस पे बर्डन फिक्स किया जाए उसको प्रूफ करने का कि वो कैसे सही है। एंड कोर्ट जो है, जज जो है, ही शुड मेक एंश्योर कि दोनों पार्टीज में से कोई भी पार्टी बहाने ना बनाए अननेसेसरली। सिविल प्रोसीजर कोर्ट का जो प्रोसीजर है वो बहुत लेंदी होता है, 17 स्टेप्स का होता है, उसको और ज्यादा अननेसेसरीली डिले ना किया जाए, सम्मन से लेके बाकी सारे कंप्लायंसेस टाइम पे हो जाए। बिकॉज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो जज साहब की कोशिश होनी चाहिए कि टाइम रहते न्याय मिल जाना चाहिए। यस सर। तो यहां पर अगर हम बात करें तो हम लोगों ने हमारे 6 केसेस पढ़ लिए हैं। अब ये रह गया हमारा एक लास्ट केस, इसको देख लीजिए ध्यान से। ये रह गया हमारा एक लास्ट केस, ऋषभ चंद एंड अनदर वर्सेस गणेश चंद्र जैन। ऋषभ चंद एंड अनदर वर्सेस गणेश चंद्र जैन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ये केस पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास, ये सेशन देखने के बाद आप लोग प्लीज इसको अलग से लिख लेना, केस का नाम और 2 लाइनों में आगे फैक्ट। अब देखो क्या कह रहा है,
कह रहा है सर सिविल कोड जो होता है उसमें सिविल प्रोसीजर कोड फॉलो करते हैं। हाँ जी, सिविल कोड जो है वो सिविल प्रोसीजर कोड फॉलो करता है, लेकिन कहता है अगर सिविल प्रोसीजर कोड में कोई इरेगुलरिटी हो जाए, कोई इरेगुलरिटी हो जाए, तो फिर कहता है जो डिक्री आएगी क्या वो डिक्री वैलिड है? कहता है हाँ सर डिक्री वैलिड है। अगर मान लो सिविल प्रोसीजर कोड चल रहा है, कोई सिविल कोर्ट में मामला चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, या स्मॉल कोर्ट में चल रहा है, कहता है जब किसी भी सिविल कोर्ट में मामला चल रहा है तो पूरा 17 स्टेजेस का प्रोसेस होता है, जो मैंने आपको पढ़ा रखा है, रिवीजन में भी डाला हुआ मैंने। तो जो 17 स्टेजेस का आपका स्टेप जो प्रोसीजर होता है, कहता है उसमें कभी कभी कुछ इरेगुलरिटी हो सकती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो डिक्री वैलिड नहीं होगी, वो डिक्री वैलिड होगी। और अगर आपको लगता है कि ये इरेगुलरिटी है और ये डिक्री को आप चैलेंज करना चाहते हो, तो आप अपील तो फाइल कर सकते हो, सेक्शन 96 में आप अपील फाइल कर दो, लेकिन आप रिवीजन फाइल नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि अपील सेक्शन 96 में होती है और ये हायर लेवल पे होती है, रिवीजन सेक्शन 115 में होता है और ये भी हायर लेवल पे होता है। तो अगर आपको लगता है कि आप जो केस आपका चल रहा था लोअर लेवल पे उसमें कुछ इरेगुलरिटी हुई है, इस वजह से आप कहते हो कि मैं डिक्री इनवैलिड है, ऐसा नहीं है, डिक्री वैलिड रहेगी। हाँ, आपने अपील फाइल करनी है तो आप अपील फाइल कर सकते हो अंडर सेक्शन 96 हायर कोर्ट में, लेकिन हायर कोर्ट में रिवीजन, वैसे तो रिवीजन भी हायर कोर्ट में जाती है, अपील भी, लेकिन अगर डिक्री आई है और आप डिक्री से सेटिस्फाइड नहीं हो इस ग्राउंड पे कि शायद कुछ इरेगुलरिटी हुई है, शायद मुझे सुनवाई का मौका नहीं दिया, शायद मेरी पार्टी को विटनेस को नहीं बुलाया गया, शायद मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन ढंग से, मेरा जो एग्जामिनेशन है ढंग से नहीं हुआ, शायद आर्ग्यूमेंट्स के टाइम पे मेरी बात नहीं सुनी गई, तो फिर कहता है आप इन बेसिस पे आप रिवीजन फाइल नहीं कर सकते, इन बेसिस पे आप अपील फाइल कर सकते हो। और ये वाला जो डिक्री होगी, ये डिक्री कौन सी हो जाएगी? इम्पग्ड हो जाएगी ना, बोलो हाँ या ना, इम्पग्ड। क्यों? क्योंकि आप इसके अगेंस्ट अपील फाइल कर रहे हो, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी? इम्पग्ड, कि आप इससे सेटिस्फाइड नहीं हो। यस सर। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो हम लोगों का ये जो 7 केसेस, जो नए केसेस आए थे, हम लोगों ने ये कर लिए हैं, लेकिन डिस्क्लेमर है, समझ उसी को आएगा जिसको सिविल प्रोसीजर कोड आता है, या इसके साथ साथ खाली सिविल प्रोसीजर कोड 1908 नहीं, इसके साथ साथ कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कमर्शियल कोर्ट एक्ट का नाम ही नहीं सुना है। आपके मॉड्यूल के अंदर सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में कमर्शियल कोर्ट जो है उसका टॉपिक भी ऐड हो गया है, कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015, एंड उसके साथ साथ ये 7 न्यू केसेस भी आए थे। यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो मेरी तरफ से दिस इज CS अमित वोरा साइनिंग ऑफ। आई होप कि आज का ये जो सेशन था आपको बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा, और किसी चैप्टर में भी आपको अगर मेरी हेल्प चाहिए, डू लेट मी नो। लव यू गाइस, थैंक यू।